हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट बायोलॉजी में टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट बायोलॉजी को पढ़ेंगे और इसमें आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज आगे पढ़ेंगे। हमने एक वीडियो और बनाया था बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आज हमारा बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी पूरा हो जाएगा, महत्वपूर्ण जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को देख सकें। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर आ रहा है, तो आप सब लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। अब और एक बार आप तैयारी कर लेंगे तो नंबर भी अच्छा आएगा, तो आप लोगों को भी खुशी होगी, आपके माता पिता को भी खुशी होगी और आपके टीचर्स को भी खुशी होगी। तो दोस्तों, अब हम लोग आज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है। रक्त का 20वां और पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीम के कारण। हीम के कारण रक्त का लाल रंग होता है। दोस्तों, हीम की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन B की कमी से थायमिन रोग होता है। देखिए दोस्तों, हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोग का भी एक वीडियो बनाया है, तो उसका ट्रिक था रथ पर एक टॉफी। तो जो लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वे लोग हमारे उस वीडियो को जाकर देख लें। दोस्तों, हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। तो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझा जाते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन कहलाता है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। देखिए दोस्तों, मधुमेह रोग को डायबिटीज रोग यानी कि शुगर कहते हैं। मधुमेह रोग को डायबिटीज या शुगर कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है यानी कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। मस्तिष्क के अधर तल पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि है? तो देखिए दोस्तों, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और मास्टर ग्रंथि को ही हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित संरचना है? मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? तो देखिए दोस्तों, श्वेत ग्रंथियां। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां की रूपांतरित रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां की रूपांतरित रचना है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, हार्मोन्स क्या हैं?
हार्मोन क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हार्मोन प्रोटीन है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन प्रोटीन है। हमारा 29वां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम है। हम लोग आगे की हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है तो एबीसिक अम्ल पतझड़ से संबंधित अम्ल है। एबीसिक अम्ल पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। एबीसिक अम्ल पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है तो हो जाएगा राइट आंसर पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। हमारा 32वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइएनसिफेलान मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रित करता है। दोस्तों डाइएनसिफेलान मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण करता है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। और डाइएनसिफेलान मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण करता है। दोस्तों हमारा 34वां क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरित कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण। देखिए दोस्तों, परागण की परिभाषा होती है किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर परागकणों के परागकोश तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। किसी पुष्प के परागकोशों से परागकणों का निकलकर परागकोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। दोस्तों हमारा 36वां क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन पाया जाता है। आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन पाया जाता है। दोस्तों हमारा 37वां क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुंज, दलपुंज, स्त्री कैंसर और पुंग कैंसर, यही होता है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं। दोस्तों हमारा 38वां क्वेश्चन है, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा 39वां क्वेश्चन है, परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है। परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। हमारा 40वां क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। प्रोस्टेट नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। दोस्तों हमारा 41वां क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी वैसेक्टोमी दोस्तों वैसेक्टोमी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक है। आनुवांशिकता के जनक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक यानी कि पिता हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक या पिता हैं। देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता की परिभाषा होती है माता पिता के लक्षणों का उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंचने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं और आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आनुवांशिकता के जनक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारा 43वां क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। हम आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 44वां क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। 1:2:1। हमारा 46वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मटर। देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का सर्वप्रथम उपयोग किया था और यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा 47वां क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा 48वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। हमारा 49वां क्वेश्चन है, केंद्रक बना होता है। केंद्रक बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन का। केंद्रक न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है और आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 46। हमारा आगे का क्वेश्चन है 50वां है, प्यूरिन क्षारक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। प्यूरिन क्षारक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। एडेनिन प्यूरिन क्षारक होते हैं। देखिए दोस्तों 51 क्वेश्चन है, डीएनए अणु में होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A+G=C+T। A+G=C+T डीएनए अणु में होते हैं तो A+G=C+T। 52 क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1968 ईस्वी में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1968 ईस्वी में। हमारा 53 क्वेश्चन है, दो डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। दो डीएनए अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दो डीएनए अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हमारा 54 क्वेश्चन है, मनुष्य की शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। मनुष्य की शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 होती है।
हमारा 55 क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हैंसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हमारा 56 क्वेश्चन है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 57 क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर से। जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर से। सागर से जीवन की उत्पत्ति हुई है। हमारा 58 क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दोस्तों हमारा 59 क्वेश्चन है, एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। देखिए दोस्तों, एक संकर क्रॉस का 1:2:1 होता है और एक द्विसंकर क्रॉस का होता है 9:3:3:1। दोस्तों आज का हमारा लास्ट और 60वां क्वेश्चन है, विषाणु किससे बने होते हैं। विषाणु किससे बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन्स से। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। देखिए दोस्तों, एक द्विसंकर क्रॉस का प्रारूप होता है 9:3:3:1। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी लोग क्लास 10 के सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में क्लास 10 में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाने लगे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमारा देखने के बाद आप सभी लोगों को 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी, यानी कि मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के मुख में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। मनुष्य के मुख में छेदक दांतों की संख्या 8 होती है। देखिए दोस्तों, मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रत्नक, चौड़क और अग्रचौड़क, और उसमें कृंतक दांतों की संख्या हमारी 8 होती है। हमारे एक क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य के मुख में कृंतक दांतों की संख्या कितना होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है और बाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। चौथा क्वेश्चन है, यकृत परिवर्तित करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया को यूरिया में। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्वसन में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में निभाता है। हमारा 6वां क्वेश्चन है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं, तो मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क हैं। वृक्क यानी कि किडनी मनुष्य के प्रमुख अंग उत्सर्जी अंग हैं, तो वृक्क हो जाएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमाकुंचन, यानी कि आहार नाल के पेशी संकुचन को क्रमाकुंचन कहा जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत संतरा हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है।
हमने विटामिन पर भी एक वीडियो बनाया था और उस पर ट्रिक बनाया था रथ पर एक टॉफी। जो स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पड़ी है, उसमें जाके हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत इसमें संतरा हो जाएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों के पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोएम द्वारा। देखिए दोस्तों, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है तथा जाइलम द्वारा जल का अवशोषण होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का और जाइलम द्वारा जल का। दोस्तों अब हम सब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा जड़ों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, रंध्र का संबंध है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन से। रंध्र का संबंध है तो वाष्पोत्सर्जन से। हमारा 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उत्पाद है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों हरित लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है तथा हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है तो हरित लवक के ग्रेना में। हमारा 14वां क्वेश्चन है, पित्त रस का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया तथा हरित लवक की ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, ऊर्जा की मुद्रा है। 16वां क्वेश्चन है ऊर्जा की मुद्रा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एटीपी का पूरा फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा की मुद्रा है तो एटीपी। हमारा 17वां क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रासनाल की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर। मनुष्य के ग्रासनाल की लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर। हमारा 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या होती है तो 20 हो जाएगा। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या 20 हो जाएगा। हमारा 19वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है। पौधों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली क्रिया है और मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य में ग्रासनाल की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम सभी लोग क्लास 10 के विषय रसायन विज्ञान में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए दोस्तों, हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लास 10 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन अब 20 नंबर में पूछे जाने लगे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज का हमारा विषय है रसायन विज्ञान और टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आज हमारा इस वीडियो देखने के बाद
आप सभी लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। और आप सभी लोगों को यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं, जो OMR सीट में भरना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि नए रूप में नहीं लाया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिन्हें पुनः उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ से हम पानी प्राप्त कर सकते हैं, फिर पानी से पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं, तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन पुनः नहीं प्राप्त किया। जैसे दही का जमना है, तो दही जमने के बाद पुनः वह दूध में नहीं परिवर्तित होगा, तो वह रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर ऊष्मा का अवशोषण होता है। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी को बताया था कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारा वीडियो जो हमने महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया को लिखवाया है, आप सभी लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया भी पूछे जाते हैं, वो भी 5-5 नंबर में। इसलिए आप सभी लोग हमारे उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। नैन्सी सक्सेस क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक पड़ा, उसमें जाकर आप सभी लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, इसका सूत्र हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। छठवां है NH4Cl। ए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। फिर Na++ Cl- में टूटा है, अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। देखिए दोस्तों, यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, इसलिए इसमें भी NH4Cl में ऐसे टूटा है, NH4+ करके फिर +Cl- करके, अब बीच में यह चिन्ह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है, तो इसलिए हम लोग इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसका आंसर रहेगा। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। हमारा सातवां क्वेश्चन है, अपचायक वे पदार्थ हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तथा उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए दोस्तों, अपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि उपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जबकि उपचायक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, 1 विलियन का pH मान 5 है। यह विलियन है। 1 विलियन का pH मान 5 है, तो यह विलियन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को बताया था कि जिस विलियन का pH मान 7 से कम रहेगा, यदि 7 से कम है तो विलियन अम्लीय होगा। अम्लीय। और 7 से ज्यादा है तो वह विलियन की प्रकृति क्षारीय होगी। और यदि 7 है तो विलियन उदासीन होगा।
7 है तो विलयन उदासीन होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में विलयन का पीएच मान 5 है, यानी कि 7 से कम है तो यह विलयन हमारा अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा यहाँ पे 10 उस रहता तो यह विलयन क्षारीय हो जाता। अगर 7 रहता तो विलयन उदासीन रहेगा। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, और 7 से ज्यादा है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय, और 7 है तो विलयन की प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों यह बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस पर इम्पोर्टेंट जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान है, तो आप लोग 7 पे ही राइट आंसर लगाएंगे। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो देखिए दोस्तों हमने आपको बताया था अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, और अगर यहाँ पे क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछता तो हम लोग 7 से ज्यादा पे टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा है तो 7 से कम वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला 11वां क्वेश्चन है पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र है। पोटाश एलम का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए दोस्तों पोटाश एलम को ही फिटकरी कहते हैं, तो हम लोग इसमें फिटकरी के सूत्र लिख देंगे। तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। K2SO4 इंटू Al2 SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। पोटाश एलम को ही फिटकरी कहते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोग में लाया जाता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों बहते हुए खून को रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमने आप सभी लोगों को फिटकरी के उपयोग में फिटकरी के उसमें फिटकरी लिखवाया है, उपयोग भी फिटकरी का लिखवाया है उसमें K2SO4 वाले में। तो बहते हुए खून को रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का उपयोग करते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है नवसाधर का रासायनिक सूत्र है। नवसाधर का रासायनिक सूत्र देखिए दोस्तों नवसाधर को ही अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, तो इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड का सूत्र लिख देंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। NH4Cl। हमारा 15वां क्वेश्चन है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3। खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अमोनियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए दोस्तों खाने की सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 और धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। हमारा अगला क्वेश्चन 17वां है संकर लवण है। तो संकर लवण Na3FeCN का होल 6 हो जाएगा। सोडियम फेरस साइनो ये है। फिर हमारा 18वां क्वेश्चन है आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3। दोस्तों अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है। तो दोस्तों एंटीमनी उपधातु है। उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु तथा धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं। तो एंटीमनी 2 होती है, एक आर्सेनिक होता है, नहीं उपधातु 2 होते हैं, एक एंटीमनी होता है, एक आर्सेनिक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है एंटीमनी है, तो हम लोग उपधातु पे ही टिक लगा लेंगे। हमारा 20वां क्वेश्चन है अमलगम होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं? अमलगम मिश्र धातु होते हैं। अमलगम मिश्र धातु होते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है मिश्र धातु कांसा में होते हैं। मिश्र धातु कांसा में होते हैं, यानी कि कांसा किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Cu, Sn। Cu से कापर हो जाएगा, Sn से टिन। तो कांसा कापर और टिन से मिलकर बना होता है। कांसा कापर और टिन का मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर कापर और टिन हो जाएगा। हमारा 22वां क्वेश्चन है तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.60, -0.35,
कामा -1.5 कामा -2.71 वोल्ट है। तो सबसे क्रियाशील तत्व है। देखिए दोस्तों, जिस तत्व का अपचयन विभव सबसे कम होगा वह सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व होगा। जिस तत्व का मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वह उतना ही क्रियाशील तत्व होगा। देखिए दोस्तों, इसमें ABCD में सबसे कम अपचयन विभव D कहा, यानी कि -2.71 वोल्ट है। तो यह सबसे क्रियाशील तत्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D का, यानी कि -2.71 वोल्ट। देखिए दोस्तों, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है वह तत्व उतना ही क्रियाशील होता है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा, D का -2.71 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन 24वां है। तावे का अयस्क है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेकाइट। तावे का अयस्क है मैलेकाइट। हमारा 25वां क्वेश्चन है। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। यानी कि कांसा किन किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। कांसा कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। हमारा 26वां क्वेश्चन है। SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। हमारा 27वां क्वेश्चन है। पीतल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। पीतल है तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। हमारा 28वां क्वेश्चन है। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो देखिए दोस्तों, ब्यूटेनोन में ओन समूह जुड़ा हुआ है तो CO क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ब्यूटेनोन में CO समूह जुड़ा है तो कीटोनी समूह, तो इसमें CO क्रियात्मक समूह हो जाएगा। हमारा 29वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। एस्टिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। तो एस्टिक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा। एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। तो Oइक अम्ल इसमें है तो क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और बहुविकल्पी क्वेश्चन को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्लास 10 के स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा यह वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों का 20 नंबर पक्का हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10 की विषय रसायन विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन को पढ़ेंगे दोस्तों, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्या होता है जब। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है जब से संबंधित क्लास 10 में रसायन विज्ञान में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को 5 नंबर पक्का हो जाए, और अपने दोस्तों में भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने के सोडा को गर्म किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो धावन सोडा बनता है। धावन सोडा यानी कि Na2CO3 बनता है। देखिए दोस्तों, हम लोग 2 गुना में सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म करेंगे तो 2NaHCO3 तो यह गर्म करने पर यहाँ Na2CO3 में टूट जाता है, प्लस H2O प्लस में CO2। Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2। जब सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने की सोडा को गर्म किया जाता है तो धावन सोडा बनता है, यानी कि Na2CO3 बनता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एथिलीन की हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया होती है।
क्या होता है जब एथिलीन की हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया होती है। तो देखिए दोस्तों, जब एथिलीन की हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो एथिल हैलाइड बनता है, एथिल हैलाइड बनता है। तो देखिए दोस्तों, CH2 प्लस में HI, तो यहाँ मिलकर के बन जाएगा CH3CH2I, मतलब एथिल आयोडाइड बनता है, एथिल आयोडाइड, या CH3CH2I एथिल आयोडाइड का सूत्र है, तो एथिल हैलाइड बन गया। जब एथिलीन की हैलोजन अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल हैलाइड बनता है। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर 443 केल्विन पर गर्म करते हैं। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री पर सेल्सियस पर 443 केल्विन पर गर्म करते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर तथा 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एथिलीन गैस बनती है। तो देखिए दोस्तों, C2H5OH और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो एथिलीन गैस बनती है और प्लस में H2O गैस मुक्त होती है, तो एथिलीन गैस बनेगा, एथिलीन गैस बनेगा। तो देखिए दोस्तों, एथिलीन गैस बनती है, प्लस में जल भी निकलता है। तो एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर तथा 443 केल्विन पर गर्म करते हैं तो एथिलीन गैस बनती है, C2H4, और जल निकल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन चौथा है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो मेथेन गैस बनता है। और देखिए दोस्तों, सोडा लाइम का सूत्र है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही सोडा लाइम कहते हैं, उसका सूत्र है NaOH। जब हम लोग सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो मेथेन गैस बनेगी, CH3COO Na प्लस में NaOH। इसको गर्म करेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो देखिए दोस्तों, CH4 यानी कि मेथेन गैस बनती है और धावन सोडा Na2CO3 बनेगा। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन गैस बनता है, CH3COO Na प्लस में NaOH। इसको गर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो मेथेन गैस बनेगी और सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, CaSO4 इंटू H2O। इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो 2CaSO4 प्लस में H2O बनेगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट बनता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, CaSO4 इंटू H2O को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 2 गुना में कैल्शियम सल्फेट बनेगा और जल निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही सूत्र है, CaSO4 इंटू H2O, तो बनेगा 2CaSO4 प्लस में H2O, कैल्शियम सल्फेट बनता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन छठवां है, एथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। एथिल एल्कोहल की अमोनिया के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, एथिल एल्कोहल की अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन बनता है। एथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो एथिल एमीन बनेगा। देखिए दोस्तों, हमारा रिएक्शन है C2H5OH प्लस में NH3, C2H5OH प्लस में NH3। इसको ZnCl2 की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एथिल एमीन बनेगा, C2H5NH2 प्लस में H2O। एथिल एमीन बनेगा और जल निकल जाएगा। एथिल एल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर एथिल एमीन बनता है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर को तनु एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं।
कराते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की तनी एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया एसिटिक अम्ल के साथ कराने पर कैल्शियम एसीटेट बनता है। कैल्शियम एसीटेट ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। तो CaOCl2 प्लस में 2CH3COOH, CaCl2 प्लस में 2CH3COOH। तो हमारा बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस में H2O प्लस में Cl2। तो हमारा कैल्शियम एसीटेट बन जाएगी। ये कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है। तो ब्लीचिंग पाउडर को एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कैल्शियम एसीटेट बनता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। देखिए दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, यानी कि 2NaHCO3 बनता है। देखिए दोस्तों, Na2CO3 प्लस में CO2 प्लस में H2O, तो 2 गुना में बेकिंग सोडा बनेगा 2NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट के विलयन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पे 2 गुना में बेकिंग सोडा बनता है 2NaHCO3। हमारा 9वां क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ जब गर्म करेंगे तो हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है 2NaH4Cl प्लस में CaOH का होल ट्वाइस। जब इसको गर्म करेंगे तो 2 गुना में अमोनिया बनेगा प्लस में CaCl2 प्लस में 2H2O। अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस। Ca को जब गर्म करेंगे तो CH3COCH3 यानी कि एथेन प्राप्त होता है, प्लस में CaCO3 निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। हमारा 11वां क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। फिर इसी क्रिया जल के साथ कराएंगे C12H22O11 प्लस में H2O। पहले इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। फिर जब ग्लूकोज की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो एथिल एल्कोहल बनेगा। तो C6H12O6 की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो बनेगा 2C2H5OH प्लस में 2CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और एथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। सुक्रोज का क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है तो हमको एथिल एल्कोहल बनता है। पहले सुक्रोज की क्रिया जाइमेस इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। फिर ग्लूकोज की क्रिया जाइमेस नामक एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो हमको एथिल एल्कोहल बनता है। अब हम लोग अगला तो हमारा 12वां क्वेश्चन है, सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या होता है जब सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम धातु पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O। तो बन जाएगा 2NaOH प्लस में H2। सोडियम धातु की पानी के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, मेथेन को क्या होता है जब मेथेन को नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है? क्या होता है जब मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है? तो दोस्तों, मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर नाइट्रोमेथेन बनता है।
नाइट्रोमेथेन बनता है तो हो जाएगा CH4 प्लस में HNO3। CH4 प्लस में HNO3 की 400 डिग्री सेल्सियस पे क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3NO2 प्लस में H2O। मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर नाइट्रोमेथेन बनता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 14वां क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल को P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमारा एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। तो वो हमारा रिएक्शन हो जाएगा 2CH3COOH और P2O5 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बनेगा एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O प्लस में H2O। एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर एस्टिक एनहाइड्राइड बनता है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, ट्राई एस्टेरीन को कास्टिक सोडा के साथ क्या होता है जब ट्राई एस्टेरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब ट्राई एस्टेरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। देखिए दोस्तों, जब यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब ट्राई एस्टेरीन की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तो हमारा ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ग्लिसरॉल तथा साबुन बनता है। तो देखिए दोस्तों, इसका समीकरण हो जाएगा CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35 प्लस में 3NaOH तो बन जाएगा CH2OH CHOH CH2OH। एक ग्लिसरॉल का सूत्र है, प्लस में 3 गुना में साबुन प्राप्त हो जाएगा 3C17H35 COONA C17H35 COONA वही साबुन का सूत्र है और यह ग्लिसरॉल का सूत्र है CH2OH CHOH CH2OH। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। एस्टिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों, एस्टिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टिल क्लोराइड बनता है। एस्टिल क्लोराइड बनता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा समीकरण CH3COOH प्लस में PCl5। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र है CH3COOH प्लस PCl5। तो बन जाएगा हमारा CH3COCl स्टील क्लोराइड प्लस में POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्लस में HCl बन जाएगा। एस्टिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो एस्टिल क्लोराइड बनेगा। एस्टिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एस्टिल क्लोराइड बनता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। एथिल एल्कोहल को H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा टॉपिक 2 स्टेप में बनेगा और एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है। तो दोस्तों, हमारा समीकरण हो जाएगा, हमारा पहला समीकरण होगा। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा C2H5OH प्लस में H2SO4 C2H5OH प्लस में H2SO4। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 प्लस में H2O C2H5OH प्लस में H2SO4। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा C2H5HSO4 प्लस में H2O। फिर जब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। C2H5HSO4 प्लस में C2H5OH की क्रिया 140 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा। दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 17वां क्वेश्चन है,
एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ तनु अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एथिल एसीटेट बनता है। जब एथिल एल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथिल एसीटेट बनता है। तो इसका रस समीकरण हो जाएगा C2H5OH प्लस में CH3COOH। C2H5OH प्लस में CH3COOH की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो बन जाएगा एथिल एसीटेट CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 प्लस में H2O निकल जाएगा और एथिल एसीटेट बन जाएगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, इथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होता है। इथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होता है। तो दोस्तों, इथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होने पर एसिटिक अम्ल बनाता है। तो इसका समीकरण हो जाएगा C2H5OH क्षारीय की MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करेंगे तो बन जाएगा CH3COOH प्लस में H2O। एसिटिक अम्ल बन जाएगा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है। दोस्तों, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है। CH3COO का होल ट्वाइस Ca को गर्म करेंगे तो CH3CO CH3 बन जाएगा प्लस में CaCO3 निकल जाएगा। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे, क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तो हमारा इसमें एसीटोन बनेगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया होती है। मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया होती है। तो दोस्तों, क्लोरोमीथेन बनता है। मीथेन की सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा। तो इसका समीकरण हो जाएगा CH4 प्लस में Cl2। CH4 प्लस में Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, देखिए दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का चिन्ह है। तो CH4 प्लस में Cl2, तो इसका बन जाएगा CH3Cl प्लस में HCl। क्लोरोमीथेन बनेगा CH3Cl प्लस में HCl। मीथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्लोरोमीथेन बनेगा CH4 प्लस में Cl2, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस में HCl। हमारा 21वां क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल की क्लोरीन व NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। एथिल एल्कोहल की क्लोरीन व NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो दोस्तों इसमें क्लोरोफॉर्म बनेगा। एथिल एल्कोहल की क्लोरीन व NaOH के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो इसका समीकरण हो जाएगा C2H5OH प्लस में 4Cl2 प्लस में 6NaOH। 4Cl2 प्लस में 6NaOH के साथ गर्म करेंगे तो बन जाएगा CHCl3 प्लस में 5NaCl। CHCl3 प्लस में 5NaCl प्लस में HCOONA प्लस में 5H2O। देखिए दोस्तों, एथिल एल्कोहल की क्लोरीन व NaOH के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। C2H5OH प्लस में 4Cl2 प्लस में 6NaOH, तो बन जाएगा CHCl3 प्लस में 5NaCl प्लस में HCOONA प्लस में 5H2O। क्लोरोफॉर्म बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह हमारा आज का 22वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो दोस्तों सोडियम एसीटेट बनता है। तो इसका समीकरण हो जाएगा 2CH3COOH प्लस में Na2CO3। 2CH3COOH प्लस में Na2CO3, तो बन जाएगा 2CH3COONA प्लस में CO2 प्लस में H2O। एसिटिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सब लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लिए ताकि वो भी हमारे इस वीडियो को देख लें। और आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में क्या होता है, जब से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों।